दिल्ली और उससे सटे गाजियाबाद में शुक्रवार को गोलियों से गूंज उठी। यहाँ पे दिल्ली के नरेला इलाके में पुलिस की बदमाशों के साथ में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश भी घायल हो गया। वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में भी एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने एक बदमाश को गोली लगने के बाद में गिरफ्तार कर लिया। राजधानी दिल्ली में धाए धाए गोलियों से गूंज उठा जिला गाजियाबाद। दिल्ली एनसीआर में ऑपरेशन ऑल आउट। देश की राजधानी दिल्ली शुक्रवार रात गोलियों से दहल उठी। दिल्ली के नरेला इलाके में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जिसमें नीरज भारद्वाज नाम का एक बदमाश घायल हो गया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने नीरज भारद्वाज को गिरफ्तार किया। बदमाश नीरज भारद्वाज पर कई मामले दर्ज हैं। हत्या, लूट समेत कई मामलों में आरोपी है नीरज भारद्वाज। अशोक प्रधान और कपिल कल्लू का करीबी है बदमाश। एक तरफ देश की राजधानी में पुलिस के बदमाशों से मुठभेड़ चल रही थी, तो दूसरी तरफ दिल्ली से सटा गाजियाबाद भी गोलियों से गूंज उठा। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश अनमोल को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका एक साथी फरार हो गया। चेकिंग के दौरान एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक शातिर लुटेरा जिसका नाम अनमोल है वो पकड़ा गया है। उसका एक साथी मोनू और सोनू वो फरार है। इसके पास से जो सामान की बरामदगी हुई है, एक चोरी की बाइक मिली है, एक तमंचा मिला है, जिंदा कारतूस मिले हैं और एक मोबाइल फोन मिला है। ये सारे के सारे सामान लूट के हैं। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान उन्होंने मोटरसाइकिल सवार अनमोल और उसके साथी को रुकने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जो अनमोल के दाएं पैर में लग गई। पुलिस काफी मुस्तैदी से चेकिंग कर रही थी। उसमें ये दो संदिग्ध व्यक्ति दिखे और पुलिस कई तरीकों से संदिग्धता का पता करती है, जैसे नंबर प्लेट हो गया, बिना हेलमेट के चल रहे हैं, इस तरह से संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान होती है। और पुलिस ने चेकिंग के लिए इनको रोका, तो ये रुके नहीं और फायरिंग करते हुए भागे। आतंकी अलर्ट और त्योहारों को लेकर दिल्ली एनसीआर में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हर आने जाने वाले पर पुलिस पैनी नजर रख रही है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में हुए 2 एनकाउंटर ने न सिर्फ होने वाली वारदातों पर रोक लगा दी, बल्कि बदमाशों को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। अचानक मौसम में आई तब्दीली ने देश के कई राज्यों में लोगों के सामने मुश्किलें पैदा कर दी हैं। तेज बारिश, बाढ़ की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर पड़ा है। आइए आपको दिखाते हैं पिछले 24 घंटों में बदले मौसम ने किस तरह से लोगों की परेशानी बढ़ा दी। मौसम के बिगड़े मिजाज का कहर कई शहरों में जारी है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर पुणे तक में मूसलाधार बरसात ने लोगों को हैरान परेशान कर रखा है। सबसे पहले इंदौर की तस्वीरें देखिए। इंदौर में शुक्रवार शाम करीब 4:30 बजे मौसम ने अचानक पलटी मारी। तेज धूप की जगह अचानक तेज बारिश ने ले ली। ऐसी झमाझम बारिश हुई कि शहर के कई हिस्सों में रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ा। मालवांचल में अभी तक करीब 50 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। पुणे की तस्वीर देखिए। पानी में डूबी हुई कारें, सड़कों पर जमा पानी और आसमान से झमाझम बरसात। महाराष्ट्र के पुणे में आफत की बारिश के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई। जल जमाव होने की वजह से शहर के कई हिस्सों में भारी जाम लग गया। पुणे के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। मौसम विभाग का कहना है कि थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी की वजह से पुणे में जोरदार बारिश का कहर देखने को मिला। वाराणसी, बनारस में बेतहाशा बारिश का असर सब्जियों के दामों पर पड़ा है। बारिश की वजह से मंडियों में सब्जियों की आवक कम हुई है, जिससे सब्जियों के दामों में जबरदस्त उछाल आया है। सब्जियां तो बहुत महंगी हो गई हैं, बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई है। वजह यही बरसात, लोग बता रहे हैं बरसात की वजह से हुआ है। गोभी 50 रुपए एक पीस है, 10 रुपए से 50 रुपए हो गई है। महंगाई एकदम चरम पर है। अब कुछ तो बाढ़ की वजह से भी है। ये जो बारिश हुई 3-4 दिन से लगातार जो नॉन स्टॉप बारिश हो रही थी, वो जो सब्जियां सारी गल गई हैं। अब किसानों का भी नुकसान हुआ है। अब पटना की तस्वीरें देखिए। यहाँ लोग जल जमाव से जूझ रहे हैं। लोगों को इंतजार है कि कब उन्हें इस आफत से मुक्ति मिलेगी। सड़कें, लोगों के घर, एटीएम सब पानी में डूबे हैं। कई इलाकों में अपने घरों को चौकीदारों के भरोसे छोड़कर लोग सुरक्षित स्थानों पर जा चुके हैं। इधर शहर में महामारी का खतरा मंडरा रहा है। डायरिया और बुखार के मरीज कैंपों में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। बाढ़ से तबाही का आलम यह है कि सड़क पर कैंप लगाकर डॉक्टर लोगों का इलाज कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।
अब बात मुंबई के पीएमसी बैंक घोटाले की करते हैं, जिसमें शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने एचडीआईएल के 2 डायरेक्टर्स की गिरफ्तारी की और उसके बाद में शुक्रवार को उनकी कारें भी जब्त की गई। ईडी ने वाधवान पिता पुत्र की बेशकीमती 12 कारों को जब्त किया। गुरुवार को दोनों को पूछताछ के बाद मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा में गिरफ्तार किया था। पीएमसी बैंक घोटाले में बड़ी कार्रवाई, पीएमसी बैंक के पूर्व एमडी गिरफ्तार। ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। एचडीआईएल के चेयरमैन की 12 लग्जरी कारें जब्त। मुंबई के पीएमसी बैंकिंग घोटाले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। पीएमसी बैंक के पूर्व एमडी जॉय थॉमस को शुक्रवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी बैंक में 4,355 करोड़ के घोटाले से जुड़े मामले में हुई। पिछले 4 दिनों से लापता थॉमस की गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब एक दिन पहले गुरुवार को रियल्टी कंपनी एचडीआईएल के अध्यक्ष राकेश कुमार वधावन और प्रबंध निदेशक सारंग वधावन को इसी विभाग ने गिरफ्तार कर उनकी 3,500 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली थी। पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक घोटाले में बैंक के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर जॉय थॉमस को टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, कई दिनों से पुलिस जो है वो बैंक के डायरेक्टर को तलाशने की कोशिश कर रही थी और थॉमस के बेटे जो है वो पुलिस को भ्रमित कर रहे थे। थॉमस पर रियल एस्टेट कंपनी एचडीआईएल को कर्ज देने के बारे में जानकारी छिपाने का आरोप है। इसके साथ ही बैंक के कामकाज में अनियमितता बरतने का भी आरोप है। थॉमस ने एचडीआईएल को करीब 6,500 करोड़ रुपए का लोन दिया था, जो बाद में एनपीए में तब्दील हो गई। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर 12 महंगी कारों को भी जब्त किया है। इसमें 2 रॉल्स रॉयस, 2 रेंज रोवर और 1 बेंटली शामिल है। मुंबई के 6 स्थानों पर छापे के बाद एचडीआईएल के चेयरमैन राकेश वधावन और उनके बेटे सारंग वधावन की ये कारें जब्त की गई। ईडी ने राकेश वधावन और उनके बेटे सारंग को नामजद किया है। मुंबई से श्वेता घुमसे के साथ टीम न्यूज नेशन। दिल्ली पुलिस ने कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले टीचर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 3 अक्टूबर को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर बम ब्लास्ट की बात कही थी। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स की भोली भाली सूरत पर मत जाइए। इस शख्स की कारस्तानी ने दिल्ली में पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मचा दिया था। शक्ल से सीधा साधा नजर आने वाले इस शख्स ने 3 अक्टूबर को अपने मोबाइल मैसेज से पुलिस को दहशत में डाल दिया। बताया जा रहा है कि इस शख्स ने दिल्ली के एक नामी स्कूल टीचर को मोबाइल पर मैसेज किया, जिसमें लिखा था कि दिल्ली के कई स्कूलों में सीरियल ब्लास्ट होंगे। दिल्ली पुलिस ने मैसेज की सूचना मिलते ही मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। सबसे पहले पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस किया जिसके जरिए धमकी का मैसेज भेजा गया था। नंबर ट्रेस हो जाने के बाद मैसेज करने वाला ये शख्स पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पुलिस की पूछताछ में ब्लास्ट करने वाले मैसेज की कहानी कुछ और ही निकली। बताया जा रहा है कि इस शख्स का एक व्यक्ति से पैसे की लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। उससे बदला लेने के लिए शारिक अख्तर नाम के इस शख्स ने अपने विरोधी के आधार कार्ड के नंबर का इस्तेमाल कर सिम कार्ड लिया और फिर उसी सिम के जरिए टीचर को झूठा मैसेज कर दिया। इसके पीछे शारिक का मकसद अपने विरोधी को पुलिस के जाल में फंसाने का था, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में उसकी पूरी साजिश का खुलासा हो गया और फिर पुलिस ने शारिक अख्तर पर अपना शिकंजा कस दिया। पुलिस की जांच में इस बात की भी जानकारी मिली है कि आरोपी शारिक अख्तर नामी स्कूलों में एडमिशन दिलाने के नाम पर दलाली का धंधा भी करता है। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और इससे पूछताछ की जा रही है। टीम न्यूज नेशन। उत्तर प्रदेश के भदोही में प्रशासन ने अवैध रूप से रखे गए करीब 10 लाख रुपए के पटाखों को नष्ट किया। इसके लिए भदोही पुलिस और पीएसी की टीम ने जमीन में करीब 6 फीट के गड्ढे में पटाखों को डालकर उसे आग के हवाले किया। इसकी वजह से काफी देर तक आतिशबाजी का भी नजारा यहां पर बना रहा। धूम धड़ाके के साथ जलते पटाखे, तेजी से आसमान में उठता धुआं, रह रहकर आसमान को चूमती लपटें। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के भदोही से आई हैं, जहां शुक्रवार को प्रशासन ने करीब 10 लाख रुपए के अवैध पटाखों को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि गोपीगंज कोतवाली पुलिस ने कुछ दिन पहले ही एक गोदाम में छापा मारकर वहां अवैध रूप से रखे करीब 10 लाख रुपए की कीमत वाले पटाखे के इस भंडार को जब्त किया था। पटाखों को जब्त करने के बाद प्रशासन ने इसे नष्ट करने के लिए पीएसी से संपर्क किया।
जिन्होंने एक खुले मैदान में करीब 6 फीट का गड्ढा कर उसमें पटाखों को डालकर आग के हवाले कर दिया। पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा अनुरोध किया गया था सेना नायक 36 बटालियन को, थाने से मुनासिब संसाधन के जरिए इसे सुरक्षित एरिया में लाया गया और प्रशिक्षित तरीके से इसे नष्ट किया जा रहा है। पटाखों को आग के हवाले करने के बाद उसमें देर तक आग लगी रही और पटाखों के धमाके की आवाज गूंजती रही। जलते पटाखों को देखने के लिए मौके पर काफी लोग जमा हो गए थे और लोग दूर से ही आतिशबाजी के इस नजारे को देर तक अपने मोबाइल से शूट करते रहे। पटाखे की आग से लोगों को बचाने के लिए इस मैदान में भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया था ताकि कोई भी व्यक्ति पटाखों की आग या धमाके से जख्मी न हो जाए। आपको बता दें कि दीपावली के पहले सुरक्षा के लिहाज से पुलिस पटाखों के अवैध भंडारण के खिलाफ काफी सख्ती बरत रही है। इसी सख्ती की वजह से पटाखों का ये जखीरा गोपीगंज कोतवाली इलाके से बरामद हो सका था। टीम न्यूज नेशन। संस्कृति मंत्रालय देश दुनिया में पीएम मोदी को मिले उपहारों की ऑनलाइन नीलामी कर रहा है और इस नीलामी से मिले पैसों के इस्तेमाल नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए किए जाएंगे। और सबसे खास बात तो ये है कि इस ऑक्शन की अंतिम तारीख पहले 3 अक्टूबर थी, जिसे लोगों की रुचि को देखते हुए आगे 17 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये तस्वीरें उस संग्रहालय की हैं जहां वो तोहफे रखे गए हैं जो पीएम मोदी को भेंट किए गए। एक नहीं, ऐसे करीब 2700 से ज्यादा गिफ्ट्स हैं जिनकी अब ऑनलाइन नीलामी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इस बात से समझी जा सकती है कि वो कहीं भी जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा मुलाकात करने वाले लोग उनको गिफ्ट देते हैं या तो वहां के पारंपरिक कोई भी चीज ताकि यादगार बनी रहे वो उन्हें गिफ्ट किए जाते हैं। लेकिन सांस्कृतिक मंत्रालय जो है उन तमाम गिफ्ट को संभाल के रखता है। आपको दिखा रहे हैं, ये वो संग्रहालय है जहां पर उनके तमाम गिफ्ट को संभाल कर रखा गया है। संस्कृति मंत्रालय ने इन गिफ्ट्स को सहेज कर रखा है नीलामी के लिए। इसमें कुल 2772 उपहारों की नीलामी की जा रही है। पीएम मोदी को ये तोहफे देश विदेश में मिले थे। इन तोहफों में पेंटिंग्स, पगड़ी, मूर्तियां, शॉल और स्मृति चिन्ह शामिल हैं। पिछले 7 महीने में 9.67 लाख रुपए के तोहफे पीएम मोदी को मिले। नीलामी से मिली रकम नमामि गंगे में इस्तेमाल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों में एक से बढ़कर एक कलाकृतियां, पेंटिंग्स, शॉल, तलवारें और स्मृति चिन्ह शामिल हैं। 7 महीने में 2772 गिफ्ट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले हैं। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, लंबे बड़े गदा या फिर मेस जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले, या फिर तमाम ऐसे हनुमान की मूर्ति आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेटल की मूर्ति है वो यहाँ पर उनको गिफ्ट मिली हो, या फिर महात्मा गांधी की का जो स्टेच्यू है वो यहाँ पर उनको मिला। जिस तरह से इस जहाँ भी वो जाते हैं उससे जुड़ा हुआ कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें उनको गिफ्ट मिलते हैं। संस्कृति मंत्रालय पीएम मोदी के गिफ्ट्स के अलावा दिवंगत सुषमा स्वराज और एनएसए अजीत डोभाल को मिले गिफ्ट की भी ऑनलाइन नीलामी कर रहा है। सुषमा स्वराज को मिली ज्वेलरी की कीमत 6.71 करोड़ आंकी गई है। वहीं अजीत डोभाल को मिले तोहफे की भी नीलामी की जा रही है। तोहफे में अजीत डोभाल को 12 शहद की बोतलें मिली थी। 14 सितंबर से इन गिफ्ट्स की ऑनलाइन नीलामी शुरू हुई थी जो 3 अक्टूबर तक चलने वाली थी, लेकिन लोगों की दिलचस्पी को देखते हुए नीलामी की आखिरी तारीख को 17 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में वैभव गहलोत की अगुवाई वाले पैनल ने जबरदस्त जीत हासिल की, लेकिन इस चुनाव ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच में एक नए विवाद की इबारत लिख दी है। प्रेसिडेंट वैभव गहलोत 25 वोट के मुकाबले 6 वोट से जीते। वाइस प्रेसिडेंट पे अमीन पठान 22-9, सेक्रेटरी 21-9, महेंद्र शर्मा 21-9 से जीते हैं, ट्रेजरर। इस घोषणा के साथ ही अगले सत्र के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी आरसीए की नई कार्यकारिणी का ऐलान हो गया। चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के पैनल का मुकाबला रामेश्वर डूडी के पैनल से था। हालांकि नामांकन खारिज होने की वजह से खुद डूडी इस चुनावी मुकाबले से पहले ही बाहर हो गए थे। शुक्रवार को मतगणना खत्म होने के बाद जैसे ही चुनाव परिणाम का ऐलान हुआ, वैभव गहलोत के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई।
जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के अंदर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के दफ्तर में हुए इस चुनाव में दोनों पक्षों के कई समर्थक मौजूद थे। माना जा रहा है कि वैभव गहलोत को एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाने के लिए आरसीए के पूर्व अध्यक्ष और राज्य विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने पूरी ताकत लगा दी थी। वहीं रामेश्वर डूडी गोट को उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का समर्थन मिला हुआ था। बताया जा रहा है कि आरसीए के चुनाव को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लिया था और दोनों व्यक्तिगत रूप से इसमें रुचि ले रहे थे। लेकिन अंत में अशोक गहलोत भारी पड़े और उनके बेटे वैभव गहलोत ने आसानी से आरसीए के चुनाव में जीत हासिल कर ली। चुनाव परिणामों का ऐलान होने के बाद हालांकि नए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने साफ किया कि वो किसी भी गुटबाजी में नहीं पड़ेंगे और सबके सहयोग से राजस्थान में क्रिकेट के विकास के लिए काम करेंगे। हम चुनाव जीते हैं और अब हम सबको साथ लेके, तमाम साथी जो पक्ष में थे जो विपक्ष में थे, अब हम सबको साथ लेके राजस्थान में क्रिकेट का कैसे विकास हो इस दिशा में काम करेंगे। इस मौके पर आरसीए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने भी भरोसा जताया कि आरसीए की नई कार्यकारिणी सबके सहयोग से राजस्थान में क्रिकेट को आगे बढ़ाने का काम करेगी। सबके सहयोग से राजस्थान में अच्छी क्रिकेट हो, इसका पूरा प्रयत्न करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि सबसे सहयोग से राजस्थान पुरानी जो अपनी क्रिकेट की जो महत्ता है उसको बनाए रखे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से मान्यता बहाल होने के बाद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव सूबे में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिहाज से तो निश्चित रूप से एक अच्छी पहल है, लेकिन इसकी वजह से जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच दरार बढ़ी है वो प्रदेश कांग्रेस के लिए चिंता की वजह बन सकती है। लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। और चलिए अब बात करते हैं नवरात्र की। माँ तू मुझे दर्शन दे, माँ तू मुझे दर्शन दे, माँ तू मुझे दर्शन दे, शेर पे सवार मेरी शेरावाली माँ। नवरात्र का आज है 7वां दिन और आज माता के कालरात्रि रूप की पूजा की जाती है। माना जाता है कि माँ कालरात्रि भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं। भगवती हे शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते। नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि की पूजा की जाती है। अपने महाविनाशक गुणों से शत्रु और दुष्टों का संहार करने वाली देवी कालरात्रि की आराधना से साधक भय मुक्त हो जाता है। कालरात्रि देवी के शरीर का रंग घने अंधकार की तरह काला है। देवी के सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में बिजली के चमकने जैसी माला है। ये सदैव भक्तों को फल देने वाली है, इसलिए इनका नाम शुभंकरी भी है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त देवी कालरात्रि की एकाग्र चित्त होकर पूजा करता है, देवी उसकी सभी बाधाएं दूर कर देती है। टीम न्यूज नेशन। तो नवरात्र में ज्यादातर लोग व्रत रखते हैं, कुछ पहले और आखिरी दिन तो कुछ पूरे 9 दिनों के व्रत किए हैं। नवरात्र को ध्यान में रखते हुए दुकानदारों ने भी खास तरीके की थाली का इंतजाम किया, जिसमें जीरा आलू, फ्रेंच फ्राई, रसमलाई और पकोड़े जैसे खाने के आइटम्स भी दुकानों पर मिल रहे हैं। मतलब ये है कि व्रत के दिनों में भी एनर्जी आपको मिलती रहेगी। गर्मा गर्म चाट, पकौड़े, नवरात्रि में व्रत वाली थाली, जिसे दिल्ली वाले बेहद पसंद कर रहे हैं। उपवास के दौरान अगर आपको कुछ हेल्दी खाने का मन करे तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में कई दुकानों पर व्रत करने वाले लोगों के लिए खाने का खास इंतजाम किया गया है। इस वक्त हम एक बाजार में मौजूद हैं, खासतौर पर ये करोल बाग का हम अब बात करें कि इस बाजार में जगह जगह पर चाट, टिक्की, पकौड़े मिल रहे हैं, व्रत के मिल रहे हैं। और क्योंकि इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है और उसी को ध्यान में रखते हुए जो व्रती होते हैं, जो व्रत रखते हैं, उनको थोड़े बहुत लाइट स्नैक के लिए या खाने पीने के लिए यहाँ पर चाट, टिक्की, पकौड़े साबूदाने के से बने हुए, साथ ही साथ आलू की चाट, ये सब तमाम तरीके के जो फलहार जिन्हें हम कहते हैं, आलू फल में गिना जाता है, वो सब उस तरह के खान पीन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और लोग यहाँ पर खाने की भी तारीफ कर रहे हैं। नवरात्र को ध्यान में रखते हुए दुकानदारों ने खास तरीके की थाली का इंतजाम किया है, जिसमें जीरा आलू, फ्रेंच फ्राई, रसमलाई और पकौड़े जैसे खाने के आइटम दुकानों में मिल रहे हैं।
दुकानदारों के मुताबिक खाने की इन चीजों को बनाते वक्त व्रतधारियों की आस्था का पूरा ख्याल रखा जाता है और हर चीज पूरी सफाई के साथ बनाई जाती है। नवरात्रों की टिक्की जो होती है उसका आलू वगैरह है, बर्तन सब अलग होते हैं, उबाला भी अलग जाता है और इसका जो मसाला वो भी अलग ही होता है और ये फिर आलू और साबूदाना मिला के इसको तैयार किया जाता है। साफ तेल में इसको हम बनाते हैं। नवरात्र के दौरान व्रत की स्पेशल थाली को लेकर इन दुकानों पर व्रतधारियों की अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। सारा दिन हो गया, कुछ नहीं खाया बिल्कुल भी, इसलिए मैं यहाँ की टिक्की खा रही हूँ बस। मैं ज्यादा बाहर का खाती नहीं हूँ, ये भी मजबूरी में लिया क्योंकि सुबह से मुझे नमक खाने को नहीं मिला है। I'm so sorry। मेरे को इन्होंने 2 ही आइटम बताई हैं स्नैक्स में, टिक्की और आलू चाट, और मैंने दोनों ही ले ली हैं। दोनों में से कौन सी ज्यादा अच्छी है? अभी दूसरी चीज खाई नहीं है, अभी आलू खा रहा हूँ, ओके है। दौड़ती भागती जिंदगी में आस्था को बनाए रखना और शरीर को स्वस्थ रखना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, लेकिन दुकानों में मिलने वाली व्रत की थालियों ने इस चुनौती को काफी सरल बना दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों को और विस्तार से जानने के लिए आप न्यूज़ नेशन की वेबसाइट www.newsnation.in पर लॉगिन कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज से भी आप जुड़ सकते हैं। न्यूज़ नेशन के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर जरूरी खबर के लिए न्यूज़ नेशन के ट्विटर हैंडल को फॉलो कर सकते हैं और पल पल की ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं।